नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज का विषय प्राचीन भारत का इतिहास, इसका भाव को देखेंगे और बिल्कुल निचोड़ इसका निचोड़ होगा। तो बात करते हैं सीटेट और चाहे एग्ज़ाम यूपी टेट हो, सेकंड वाला 6 to 8 वाला, या कोई अन्य एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। चाहे वह 10th हिस्ट्री या 12th हिस्ट्री का क्यों ना एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं क्लास। इतिहास वह समय है जिसे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो है पुरापाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण मध्य पाषाण। यह पुरापाषाण के बाद का काल है और इस काल समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, यह कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करें। इसके बाद आता है नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया की खोज की थी और मन का घड़ा की भी खोज की थी। क्या? पहिया और मन का घड़ा की खोज की थी। आगे जो बात होती है, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी और पहली कृषि जौ एवं गेहूँ की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? तो पुरापाषाण काल में था। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? तो इलाहाबाद का कोल्डिवा था, जिसमें चावल का साक्ष्य मिला था। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले थे। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी और इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता
का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है और इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हुआ है। बात करते हैं इसके बीच में सिंधु सभ्यता, इसके उत्तर में चिनाब, जिसे मांडवा चिनाब कहते हैं, और पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, जिसे हिंडन नदी के किनारे, ये चिनाब नदी के किनारे। इधर पश्चिम में सुध का गिंडौर, जिसे दाशक नदी के किनारे है। दक्षिण में दायमाबाद प्रवर नदी के किनारे। अंत में इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुध का गिंडौर में थी, जो दाशक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा जो है कश्मीर के मांडवा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे है। इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र में दायमाबाद में प्रवर नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल बात करते हैं। स्थल हड़प्पा 1921 में, हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दियाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ की निम्नलिखित वस्तुएं जैसे मिली, जो उस पर देख लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं जो मिली थी। कुमार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, और मृत्यु देवी की मूर्ति मिली थी, और लकड़ी की औखली मिली थी। लकड़ का ताबूत मिला था। RH-37 कब्रिस्तान मिला था, और हाथी का कपाल भी मिला था। स्वास्तिक चिन्ह मिले थे। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो 1921 में ही खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई सन 1921 में ईसा पूर्व राखल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, और यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु नदी का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे पुरोहित आवास, घर में कुएं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती बस, सबसे चौड़ी सड़क और सभागार, पशुपति शिव, कांसे के नर्तकी और तांबे का ढेर भी यहाँ पर मिला है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चंदूड़ों की बात करते हैं। 1931 इसकी खुदाई जो हुई थी 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यही एक औद्योगिक शहर भी है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़ 1953 में बात करते हैं। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुरजोम में मिला था। वनावली की बात करते हैं। वनावली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है, और इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं धवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बी के थापड़ तथा बी लाल ने की थी। बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। धौलावीरा की बात करते हैं सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, शवाधान तथा घोड़े
की हड्डी मिली है। बात करते हैं लोथल, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। यहाँ से गोदीवा गोदीवाड़ा जिला गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार को संकेत है या करते हैं। इसके बाद ताड़पत्र, ताड़पत्र किसे कहते हैं? ताड़पत्र के पेड़ के चौड़े पत्ते उसे ताड़पत्र कहते हैं। ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते उसे ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र, बुर्ज नामक पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े को ताम्रपत्र कहते हैं। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र, इसे स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को शिलालेख कहते हैं। मैप लेकिन साफ नहीं आया, ये है गुजरात धोलावीरा, चंदूड़ो, ये होगा मोहनजोदड़ो, लोथल, ऐसी लोकेशन दी हुई है। इतिहास में तिथियां, इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं के जन्म से पहले का समय इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। बात अभिलेख करते हैं। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी और राख, उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरास्थल की बात करते हैं। जब स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये तो पुरापाषाण कालीन के पत्थर, यह मध्यपाषाण कालीन के पत्थर। सप्त सैंधव किसे कहते हैं? 7 नदी सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, इन्हें सप्त सैंधव कहते हैं। ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहते हैं। बृहर्षि, गंगा, यमुना और दुआब क्षेत्र को बृहर्षि कहा जाता है। आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। दक्षिणावर्त, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र को विंध्याचल कहा जाता है। इसके बाद जन, जिसे राजा कहते थे, और जन के बाद आता है विष, जिसे विस्पति कहते हैं। ग्राम, जिसको ग्रामीणी कहते हैं। ग्राम, जिसको ग्रामीणी कहा जाता है। इसके बाद आता है कुलगृह, और कुलगृह को कुलप या गृहपति भी कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट
540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया और 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए हैं। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रकृति भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर में मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। ऋषभदेव देव और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जीवन के समय के लिए उन्होंने मन और वचन कर्म शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने का विशेष बल दिया है। सही बातों पर विश्वास, दूसरा सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म करना। जैन धर्म में उन्हें त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार के आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा है। महाव्रत जैसे जीवों को ना मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना, इंद्रियों को बस में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। एक श्वेतांबर जिसे सफ़ेद कपड़े पहनने वाले हैं और दूसरा दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले हैं। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। देखते हैं महाजनपद। इनकी स्थिति जैसे अंग मुंगेर एवं भागलपुर जिला बिहार में पड़ता है। मगध, पटना, गया और शाहबाद जिले के कुछ भाग हैं। काशी वाराणसी में है। कौशल, अयोध्या, गोंडा और बहराइच में है। बतस्सी जो महाजनपद प्रयागराज मिर्जापुर में है। चैंदी आधुनिक बुलंदखंड में है। बुंदेलखंड में। कुरु आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग है। पांचाल उत्तर प्रदेश बरेली और बदायूं फरुखाबाद जिले का क्षेत्र है। सूरसेन ब्रजमंडल मथुरा है। मत्स्य अलवर भरतपुर और जयपुर है। अवंती आधुनिक मालवा है। अस्माक नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग अस्माक कहा जाता है। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। काम्बोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला है। जैसे कि ये मैप दिया हुआ है। मगध में कौशल आता था। अवंती और वत्स आता था और मगध खुद था एक। ये 4 मगध साम्राज्य में थे। देख लेते हैं। अवंती ये है। मत्स्य, सूरसेन और पांचाल, मल्ल, चेंदी, काशी, मगध, अंग, बज्जी, वैशाली, ये सब। गांधार ऊपर है। काम्बोज ये है। 16 महाजनपद थे। आगे सिकंदर के बारे में बात करते हैं। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसेडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसी खाकमानी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से
राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्र कथा के रूप में आपने पढ़ी होगी। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसेडोनिया लौट गए। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वारा यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोज दिए। इस घटना के बाद विदेशियों ने से घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखों का गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मगध राज्य के वंश जैसे हर्यक वंश, यह लगभग 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। बात करते शिशुनाग वंश की, यह लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व था। नंद वंश लगभग 344 से 323 ईसा पूर्व इसका समय था।